हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस वाला के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार और आज हमारी ज्योग्राफी की सीरीज का ये लास्ट सेशन है, लास्ट लेक्चर है विक्रांत बैच के अंदर। बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने आज से पहले जितनी भी चीज़ें देखी, हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, तीनों को ही हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस और ओशियन साइंस, इन तीनों की डीप और डिटेल में स्टडी कर ली थी। इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक केस स्टडी, मतलब हमारे देश की स्टडी। हमने सारे जो भी फिजिकल फीचर्स, जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का अप्लाइड फॉर्म देखा हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हमने, सारी चीज़ जानी। इंडिया की फिजियोग्राफी देखी हमने, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखा हमने, इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, साथ साथ इंडिया का क्लाइमेट देखा, और इंडिया की सोइल, इंडिया की एग्रीकल्चर, इंडिया की इंडस्ट्री, मिनरल्स, ठीक है, एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में बात करी। भारत की पॉपुलेशन और भारत का ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, जहां से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ने कई सारे क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की बात करेंगे। स्ट्रेट्स का मतलब होता है जल संधि, हिंदी में इसे कहा जाता है जल संधि। संधि मतलब क्या होता है? दो के बीच में मित्रता कराना। दो जल मतलब दो वाटर बॉडी को एक ऐसी वाटर बॉडी जो कनेक्ट कर दे, उसे जल संधि कहते हैं या फिर स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट को जानेंगे, साथ ही साथ एस्थेमस को जानेंगे, और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सीडीएस ने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। ठीक है बेटा। सो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही हो तो बेटा आपके मोबाइल फ़ोन की थोड़ी सी आप आवाज़ बढ़ा लेना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है। ठीक है। और बेटा एक और बात कि हमारी जो जर्नी हमने शुरू की थी अक्टूबर के एंड से, उस जर्नी का एंड आ गया है आज। आज हमारा ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है। अब आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कभी भी डाउट आता है बेटा, तो इस लेक्चर के अंदर आप छोड़ सकते हो कोई सा डाउट, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपको पर्सनल लगे, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली भी मैसेज करके इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 16 अप्रैल का दिन आए तो झंडे हमारे नाम के गड़े। ठीक है, तो पूरा जान लगा देना। मैंने बता दिया आपका अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के। इतने क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्योग्राफी और कन्वेंशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है बेटा, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी आपको कहीं भी डाउट आए आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करें बेटा, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले? टॉपिक टू बी कवर्ड में आज हम देखेंगे स्ट्रेट्स, एस्थमस, ठीक है, और साथ ही साथ वो भी डिस्कस करेंगे PYQS। ठीक है, कई सारे PYQS भी आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट क्या होता है। तो स्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जल संधि होती है। आप यहां देखो, इस फोटोग्राफ के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये है वाटर बॉडी नंबर 1, ये है वाटर बॉडी नंबर 2, और इन दोनों वाटर बॉडी को एक नैरो पैसेज कनेक्ट कर रहा है। वाटर बॉडी नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, वाटर बॉडी नंबर 2 कुछ भी हो सकता है। उन दोनों को एक नैरो वाटर स्ट्रीप कनेक्ट कर रहा है, इसे कहा जाता है आपका स्ट्रेट। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ स्ट्रेट इज अ थिन चैनल। चैनल क्या होता है? स्ट्रेट को अगर मैं और वाइड कर दूं, स्ट्रेट को, ये जो स्ट्रेट है, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं और वाइड कर दूं, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द चैनल। पर मुझे बात किसके बारे में करना? स्ट्रेट के बारे में। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ थिन चैनल ऑफ वाटरवे, दैट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू सीज टू अदर लार्ज एरिया ऑफ वाटर। मैंने बताया ना आपको, या तो दो सी या फिर दो वाटर के बड़े बड़े एरिया को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर को मैंने बोल दिया, तो अब मैं इससे क्या कनेक्ट करूंगा? एक
तो मेडिटेरेनियन सी, और दूसरा अटलांटिक सी। तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को आपस में जो कनेक्ट करता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर, दैट नैरो पैसेज ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज स्ट्रेट, सिंपल भाषा में। दूसरा ये दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंडमास को सेपरेट करता है, ये बात भी याद रखना है। तो लैंडमास नंबर 1 कुछ भी हो सकता, लैंडमास नंबर 2 भी कुछ भी हो सकता। मतलब लैंडमास नंबर 1 अगेन अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो 1 में नॉर्थ में क्या आएगा आपका, यूरोप, मतलब आइबेरियन पेनिनसुला। सपोज कर लो मैं इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही मान लूं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये हो गया आपका आइबेरियन पेनिनसुला, और ये हो जाएगा अफ्रीका में आपका मोरक्को वाला रीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों को, यूरोप एंड अफ्रीका, इन दोनों को यहां पर सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने का काम कर रही है एक स्ट्रेट, एंड द नेम ऑफ दैट स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। समझ में आ गया बेटा, सिंपल सा फंडा है कि क्या बोलते हैं, अटलांटिक को कनेक्ट करेगा किसके साथ, आपके मेडिटेरेनियन सी के साथ, ठीक है, और यूरोप को सेपरेट करेगा अफ्रीका के साथ, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंट ऑफ द स्ट्रेट, स्ट्रेट का मेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल क्या है स्ट्रेट का। सबसे पहला, इट इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था ये, सिग्निफिकेंट ऑफ स्ट्रेट क्या होता है। तो पहला तो इट इज फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस, मतलब किसी मानव ने इसको नहीं बनाया, मतलब हमने मिलकर इसको नहीं बना लिया कि एक काम करते हैं मेडिटेरेनियन सी के लोग जो है वो व्यापार कैसे करेंगे, अपने जहाज कैसे चलाएंगे, तो हम एक काम करते इसको काट देते। तो ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस से बना है, बड़ा होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट जो है अगर आपने इसको काट दिया, आपने इसको मैनमेड तरीके से बनाया, तो इट विल नॉट बी द स्ट्रेट, इट विल बी द कैनाल, वो कैनाल बन जाएगा, फॉर एग्जांपल सुइस कैनाल, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका स्ट्रेट कैसे बना, नेचुरल प्रोसेस से बना। अब नेचुरल प्रोसेस कैसी हो सकती है, पहला नेचुरल प्रोसेस हो सकती है इरोजन, कि समुद्र के वेव्स इरोड कर करके इस नैरो लैंडमास को दोनों तरफ से आपस में कनेक्ट हो जाए। इधर से पानी आ रहा था, रोज हिलोर मार रहा था, इसे झंझोर रहा था, तो क्या हुआ था, धीरे धीरे इरोड होता क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दो वाटर बॉडी कनेक्ट हो गई, पहला नेचुरल प्रोसेस का। दूसरा टेक्टोनिकली एक्टिविटीज, टेक्टोनिकली एक्टिविटीज में मैंने क्या बताया था आपको, ये इनिशियल स्टेज की बात करें तो ऑन द अर्थ देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट एंड दैट सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट वाज टर्म्ड एज पेंजिया, ठीक है। देखो ये हमारी अर्थ थी, इस अर्थ के ऊपर एकमात्र कॉन्टिनेंट था ये, पहले हम जानते इस बात को, दैट इज पेंजिया। और एकमात्र जो वाटर था दैट वाज पेंथलासा। तो सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट इज पेंजिया एंड सुपर मेगा ओशियन इज पेंथलासा। अब क्या हुआ, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या हुआ, ये दो पार्ट में टूट गया, है ना, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये दो पार्ट में अपना टूट गया। तो दो पार्ट में टूट गया, तो अब क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो आपका बन गया गोंडवाना, ऊपर वाला क्या बन गया आपका, ऊपर वाला तो बन गया आपका अंगारा, है ना, और नीचे वाला आपका बन गया गोंडवाना। अब देखो, अब क्या हुआ, इसके बीच में पानी आ गया, पानी तो लिक्विड स्टेट में, जैसे ये सेपरेट हुए तो बीच में पानी चला गया। अब ये जो बीच का पानी ये बन गया तेथिस, ये क्या बन गया बीच का तेथिस। पहले एक सिंगल था पेंथलासा, अब क्या हो गया तेथिस। तो बीच में क्या, पहले दो कॉन्टिनेंट थे, टेक्टोनिकली अलग हुए, तो स्ट्रेट का भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, टेक्टोनिकली बनती है, कि ये कॉन्टिनेंट पहले सेपरेट हो सकते हैं, बाद में अलग हुए, तो बीच में जो मार्जिन बनता है पानी का, उस मार्जिन को हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो स्ट्रेट इज मेड बाय द नेचुरल प्रोसेस,
नेचुरल प्रोसेस। इरोजन भी अगर होगा सी वेव्स के थ्रू तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस बिकॉज हमने नहीं किया। और अगर वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से होगा, जैसा कि मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल बताया, तेथिस इज नॉट ए स्ट्रेट, तेथिस एक सी है, कोई स्ट्रेट नहीं है, पर हम उसे एक स्ट्रेट समझ सकते हैं क्योंकि दो लैंडमार्क्स को सेपरेट कर रहा और वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा, हम उसे अज्यूम कर सकते हैं। इट इज नॉट द स्ट्रेट ऑल्दो, बट हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। कैसे बना? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। तो नेचुरल प्रोसेस से ये बनते हैं। पहली चीज तो टेक्टोनिक एक्टिविटी, दूसरा इरोजन, तीसरा नेरोवर देन द सी इट कनेक्ट, मतलब जिस सी को ये कनेक्ट करता। फॉर एग्जाम्पल इसने अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन के साथ कनेक्ट किया किसने? जिब्राल्टर ने। तो ये अटलांटिक और मेडिटेरेनियन दोनों से ही नेरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये स्ट्रेट आपका वाइडर हो गया और सी आपके नेरो, ऐसा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट हम देखते हैं कहां पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो दो लैंडमार्क्स कौन कौन से हो गए? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा हो गया श्रीलंका, दोनों के बीच से निकला पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब किस किस को कनेक्ट कर रहा? एक तरफ तो आपका इंडियन ओशियन है, सदर्न साइड में है ना, साउथ वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशियन है श्रीलंका के इस तरफ, और श्रीलंका के उस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये भी वाइडर है, वो भी वाइडर है। ठीक है, ये दोनों ही वाइडर है अपनी जगह पर। तो स्ट्रेट जो होगा, जिन चीजों को कनेक्ट करेगा उनसे नेरो होगा। ये पॉइंट याद रखना, उलझा लेगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, यूपीएससी उलझा लेगा। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि पाक स्ट्रेट जो है, पाक स्ट्रेट से शिप पास नहीं होते। ये हमारी यहां पर है पाक स्ट्रेट, कहां पर? ये बीच में। दिस इज योर पाक स्ट्रेट। अब यहां से शिप पास नहीं होते, शिप यहां से पास नहीं होते। काहे यहां से पास नहीं होते शिप? बताइए। तो पहला कारण उन्होंने दिया कि यहां से शिप इसलिए पास नहीं होते क्योंकि यहां पर राम सेतु बना हुआ है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो शिप को पास नहीं होने देते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर उन्होंने दिया कि इंडिया और श्रीलंका दोनों का जो मैरीटाइम बाउंड्री, मैंने बताया था आपको, कॉन्टेगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी, बेस्ट लाइन, तो दोनों के एक दूसरे को क्लैश करते, तो दोनों कंट्री एक दूसरे के शिप पास नहीं होने था। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि शेलो वाटर है, यहां पर जो वाटर है वो शेलो है, तो शिप का जो बॉटम है वो टकराएगा इसलिए। और चौथा पॉइंट दिया नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? क्या हमारा आंसर ये होगा कि हिंदू धर्म के कारण हम इधर से उधर नहीं जा पा रहे, वो जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण? क्या ऐसा होगा कि दोनों सी के बीच में जो मार्जिन है वो डिवाइडेड नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी ने क्या किया है, जब दो कंट्री के बीच में 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस ना हो तो दोनों के बीच में जितना है उसका हाफ हाफ करके दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये भी नहीं है। तो क्या हुआ था बेटा, यहां पर जो चट्टानें मिलती है वो होती प्यूमिक, जो चट्टान यहां पर मिलती होती प्यूमिक रॉक, और प्यूमिक रॉक ज्यादा अंदर तक डूबती नहीं है। जो सेतु था, राम सेतु, श्री राम सेतु, वो भी तो नहीं डूबा था। धनुषकुंडी, एडम्स ब्रिज, वो भी तो नहीं डूबा था ना। तो क्या था बेटा कि ये वाली जो प्यूमिक रॉक है ये डूबती नहीं। अब जब ये डूबती नहीं तो जब आपका जहाज जाता है तो जहाज का जो नीचे वाला बॉटम है वो उससे टकराता है। जब वो टकराता है तो जहाज को नुकसान पहुंचता है, जहाज को नुकसान पहुंचता। और जब जहाज को नुकसान पहुंचेगा तो फिर क्यों वहां से पास करेंगे? तो इसलिए अगर आपको केरल से चेन्नई जाना है तो आप ये रूट ना जाते हुए आप इस रूट से जाएंगे। समझ में आई? इस तरह से। तो ये स्ट्रेट्स का काम होता है, क्या काम होता है? नेविगेबल। स्ट्रेट्स जो होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट नेविगेबल होती है। अगर आप ऐसा मत समझना कि सर ये तो नेविगेबल रही नहीं, फिर यहां पर नेविगेबल क्यों लिखा। ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, बट यहां से नॉर्मल बोट तो पास होगी। मैं तो जहाज की बात कर रहा हूं, मैं तो शिप की बात कर रहा हूं, जिसमें जो लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा हो, जिसमें कार्गो बहुत ज्यादा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो यहां से पास नहीं होगा। बाकी स्मॉल बोट्स जो होगी वो यहां से बराबर पास होगी, पहली कंडीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये नेविगेबल होती। इवन द स्ट्रेट ऑफ डार्डनल
ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये तो वो स्ट्रेट है, ये वो जल संधि है जिनके तहत रशिया ट्रेड करता है सी ऑफ मरमरा में, एजियन सी से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है स्ट्रेट्स, इन चीजों को हम यहां पर एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए ओके, तो बेटा एक एक करके सारी स्ट्रेट्स को आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मतलब मलक्का की जल संधि। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जोइन अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी। यहां पर जो सी है हमारा, दिस इज द अंडमान सी, और ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को। मतलब इंडिया को अगर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड करना है तो उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू पास होना पड़ेगा। ठीक है, इसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू पास होना पड़ेगा। एक और बात, ये सेपरेट किसे करता है, तो इट सेपरेट इंडोनेशिया फ्रॉम मलेशिया। यहां पर आपका मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, इन दोनों को ये सेपरेट करता है। कौन सा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इतना समझ में आ गया बेटा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का काम पूरा का पूरा कि किस किस को कनेक्ट कर रहा और किस किस को अलग कर रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अगला पाक स्ट्रेट, मैंने आपको बता दिया पाक स्ट्रेट का कहां पर है, ये आपका ये तो आपका हो गया कैप कॉमोरिन हमारा, है ना, कन्याकुमारी वाला रीजन। यहां पर इस तरफ गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट करता है। किसको, गल्फ ऑफ मन्नार को गल्फ ऑफ मन्नार बोल दो, पाक बे बोल दो। ठीक है, इसको कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल के साथ आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, इस तरफ साउथ ईस्टर्न साइड में श्रीलंका आ जाएगा और मेनलैंड आ जाएगी इंडिया की। इन दोनों को तो सेपरेट कर देगा और गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक बे को कनेक्ट कर देगा बे ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाक स्ट्रेट। याद रखना, कभी देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे वो, अब जैसे आप तो समझदार हो, पहले पढ़ भी चुके हो इन चीजों को और भी जान चुके हैं, हम तो कोई गलती नहीं करेंगे, पर वो पूछेंगे पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल। कई सारे बच्चे इंडिया पाकिस्तान लगा कर जाएंगे PAL के देख के कि ये शायद पाकिस्तान का होगा, है ना, ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना। अगला सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, तो जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ। एक तरफ आपका वेस्टर्न पार्ट में जाएगा इंडियन ओशन और ईस्टर्न पार्ट में जाएगा आपका जावा सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये जो पास होता है दोनों ही तरफ, जो जावा आइलैंड है और ऊपर की तरफ सुमात्रन, दोनों के दोनों ही इंडोनेशिया के आइलैंड से। तो ये जो पाथ मिल रहा है ये इंडोनेशिया के बीचों बीच से मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी नेविगेबल है, यहां से भी शिप पास होते हैं और नेविगेशन करते हैं। ठीक है, तो जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ सुंडा स्ट्रेट। मूविंग अहेड, अगला युकाटन। तो युकाटन स्ट्रेट कहां, गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है। कैरेबियन सी कहां है, ये एक और बात मैं आपको बता दूं, कैरेबियन सी नॉर्थ अटलांटिक के नजदीक है। कैरेबियन सी जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक के नजदीक है और गल्फ जो है मेक्सिको की वो उससे थोड़ा सा दूर है। इट इज इवन सेपरेटेड बाय द कैरेबियन सी। तो यहां पर तो आपका आ जाएगा कैरेबियन सी और यहां पर आ जाएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, और इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका युकाटन चैनल या फिर युकाटन स्ट्रेट। तो ये जो युकाटन स्ट्रेट है हमारा मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है आपका युकाटन स्ट्रेट। यहां पर एक और हम स्ट्रेट लिख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, इसको भी नोट कर लीजिएगा बेटा। ये किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको को कनेक्ट करता है अटलांटिक के साथ। ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक के साथ कनेक्ट करता है और क्यूबा और फ्लोरिडा को सेपरेट करता है। क्यूबा एंड फ्लोरिडा को सेपरेट करेगा आपका स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसको भी हमें नोट कर लेना है, कहां पर बनेगा इन दोनों को सेपरेट किया और ये कनेक्ट किया इसको गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक सी के थ्रू। यहीं से तो आपका एंटेलिस करंट जाएगा अंदर की तरफ।
जब करंट्स मैंने आपको बताया था तो क्या बोला था, एक करंट तो बाहर की तरफ जाएगा, एक करंट अंदर की तरफ जाएगा। तो एंटिलीज करंट बाहर की तरफ आएगा, फ्लोरिडा करंट अंदर की तरफ जाएगा। फिर फ्लोरिडा और एंटिलीज यहां टकराकर यहां बनेगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाएगा और वो किससे टकराएगा, लेब्राडोर करंट से। तो लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम आपस में कोलाइड करेंगे और वहां पर क्या, फिशिंग रिच ग्राउंड बनेगा, प्लेंटीफुल फिशिंग सप्लाई आपको देखने को मिलेगी न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास में। अगला मेसिना स्ट्रेट। अब मेसिना स्ट्रेट आपके कहां पर है, एक मिनट। मेसिना स्ट्रेट आपकी मेडिटेरेनियन सी जो है उसके अंदर है इटली, और इटली का एक आइलैंड है सिसिली। तो सिसिली और इटली इन दोनों के बीच में मेडिटेरेनियन सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेसिना स्ट्रेट। मेडिटेरेनियन सी के अंदर सिसिली आइलैंड के पास, जो कि इटली के आइलैंड है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका मेसिना स्ट्रेट। ठीक है, नोट करना है बेटा इसको भी। चलो अगला आपका ओट्रांटो। ओट्रांटो के जो स्ट्रेट है ये कहां पर है, एड्रिएटिक सी और आयोनिक सी। अब ये कहां पर है, आयोनिक सी जो है ये मेडिटेरेनियन के अंदर है, और एड्रिएटिक सी मतलब आयोनिक सी से अलग है मेडिटेरेनियन के साथ। मतलब एड्रिएटिक सी और नॉर्थ में चला जाएगा, मेडिटेरेनियन सी थोड़ा साउथ में आएगा, और बीच में आयोनियन सी पड़ेगा। तो आयोनियन सी और एड्रिएटिक सी इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। तो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और दूसरा इटली और अल्बानिया इन दोनों को सेपरेट करता है। एक तरफ जो वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो इटली है, और ईस्टर्न साइड में देखोगे तो अल्बानिया। इन दोनों को सेपरेट कर दिया, और आपका आयोनियन और एड्रिएटिक सी इन दोनों को उसने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। अगला आ जाएगा बाबेल मंडप। बाबेल मंडप का जो स्ट्रेट है ना बेटा, ये एशिया को सेपरेट करता है अफ्रीका के साथ। याद रख लेना पहले तो इस पॉइंट को। यमन आता है एशिया के अंदर, जिबूती आता है अफ्रीका के अंदर। इन दोनों को सेपरेट करता है रेड सी, और गल्फ ऑफ एडन इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये तो हो गया आपका रेड सी, और ये होगा गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी इन दोनों को सेपरेट किया स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप या फिर स्ट्रेट ऑफ जिबूती। इसको जिबूती भी बोलते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिबूती या फिर स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप, ये किस किस को सेपरेट करता है, किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को कनेक्ट करता गल्फ ऑफ एडन के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। यही तो पाथ है जिससे आगे जाकर के आप कहां से निकलोगे, स्विस कैनाल के थ्रू। अगला इस तरफ क्या है, यमन, और इस तरफ आ जाएगा आपका जिबूती। अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें बेटा, तो यमन कंट्री लेंगे तो यमन आएगा और जिबूती आएगा, और कॉन्टिनेंट लेंगे तो एशिया और अफ्रीका आएगा। इन दोनों को सेपरेट करता, मतलब लैंडमास को सेपरेट करता है, और उन दोनों को कनेक्ट करता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहां पर है, तो कुक स्ट्रेट आपका पैसिफिक ओशन के अंदर आएगा, वो भी स्पेशली पर्टिकुलर वे में जाए तो साउथ पैसिफिक के अंदर। तो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आपको कुक स्ट्रेट देखने को मिलेगा, जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है। यहां पर नॉर्थ और साउथ आइलैंड को कुक स्ट्रेट सेपरेट करता है, कहां पर, न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। चलिए अगला मोजाम्बिक स्ट्रेट या फिर मोजाम्बिक चैनल। स्ट्रेट और चैनल। चैनल मैंने बता दिया ना, चैनल क्या होता है, चैनल, व्हाट इज चैनल, वाइडर स्ट्रेट। जो स्ट्रेट बहुत ज्यादा वाइडर होगा, बहुत बड़ा होगा, तो उसे हम चैनल कहते हैं। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल कहां पर है, इंडियन ओशन के अंदर। ये वो वाला पार्ट है जहां से मोजाम्बिक करंट पास होता है। जब इंडियन ओशन से साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे की तरफ आता है तो दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक मोजाम्बिक करंट और एक अगुलास करंट। तो अगुलास तो मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड से जाएगा, और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में से, मोजाम्बिक चैनल से निकलेगा मोजाम्बिक करंट। तो मोजाम्बिक चैनल किस किस को सेपरेट करता है, मेडागास्कर को सेपरेट करता है रेस्ट अफ्रीका के साथ। तो इट सेपरेट मेडागास्कर
विथ मोजाम्बिक, पर्टिकुलर वे में जाए तो मोजाम्बिक, या फिर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका। अफ्रीका को मेडागास्कर के साथ सेपरेट करता है आपका मोजाम्बिक चैनल। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल किस किस को कनेक्ट करता है? जैसा मैंने मोजाम्बिक चैनल का बताया था, एग्जैक्टली सेम मैनर में नॉर्थ चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है आयरिश सी के साथ। अब आयरिश सी कहां पर है? आयरिश सी आपका आएगा यूके के सदर्न पार्ट में, ठीक है। जो यूके है हमारा यूनाइटेड किंगडम, उसके जो सदर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, उस पार्ट में आएगा, और अटलांटिक सी वेस्टर्न पार्ट में आएगा। तो इन दोनों को आपका नॉर्थ चैनल कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल जो होता है देट आर सम और लेस सिमिलर टू द स्ट्रेट, बस वो स्ट्रेट से थोड़े से ज्यादा वाइडर होते हैं। अगला बेस स्ट्रेट। तो जो बास स्ट्रेट या फिर बेस स्ट्रेट है, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को ये सेपरेट करता है। और साथ ही साथ इंडियन ओशन या फिर इंडियन ओशन के पास में सदर्न ओशन, इनको कनेक्ट करता है वो तस्मान सी के साथ, ठीक है। तो साउथ सी को तस्मान सी से कनेक्ट करता है, या फिर तस्मान सी को इंडियन ओशियन के साथ भी कनेक्ट करने का काम करता है आपका स्ट्रेट ऑफ बास, ठीक है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के एकदम सदर्न पार्ट में ये हमें दिखाई देता है। अगला बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अगेन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। व्हाई? बिकॉज इट सेपरेट टू कॉन्टिनेंट, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों को सेपरेट करता है। अब एक तरफ तो अलास्का, अलास्का यूएसए का है, साथ ही साथ रशिया जो कि एशिया के अंदर आता है। तो इस तरफ तो आपका आ जाएगा सीवर्ड पेनिनसुला। तो जो पेन बदल देता हूं, जो सीवार्ड पेनिनसुला है वो तो हमारा आ जाएगा अलास्का का, और एक तरफ आ जाएगा हमारा चुचकी पेनिनसुला। तो चुचकी पेनिनसुला और सिवास पेनिनसुला ये दोनों ही सेपरेट होते हैं बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट ही वो वाला पार्ट है जहां से हमारा 180 डिग्री या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। 180 डिग्री या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन यहां से पास होती है आपका बेरिंग सी, सी ऑफ चुस्की, चुक्सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और एक और बताऊं ना, तो ऊपर आ जाएगा मेन बॉडी में आर्कटिक ओशन और नीचे पैसिफिक ओशन, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट। अगला आ जाएगा आपका डार्डरनल। तो स्टेट ऑफ डार्डरनल कनेक्ट किसको करता है? ये वाला थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। एजियन सी को कनेक्ट करता है ये किसके साथ? सी ऑफ मरमरा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा स्टेट ऑफ डार्डरनल, जो एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करता है। अब सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, इन दोनों को यहां पर से जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है इसका नाम है बोस्पोरस। ये भी हमें याद रखना। और ये पूरा एक ऐसा एरिया है जहां से रसिया ट्रेड करता है, जहां से रूस ट्रेड करता है। इस एरिया से ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस को पार करते हो सी ऑफ मरमरा के अंदर, सी ऑफ मरमरा से स्ट्रेट ऑफ डार्डरनल को पार करते हुए एजियन सी के अंदर, और एजियन सी से आपका आयोनियन सी और मेडिटेरेनियन सी होता हुआ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पार करके चला जाएगा आपका अटलांटिक के अंदर। तो ये वो तरीका है जहां से रूस ट्रेड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से जाहिर सी बात है पूछे जा सकते हैं। अगला आ जाएगा आपका डेनमार्क स्ट्रेट। तो जो डेनमार्क स्ट्रेट है इट सेपरेट ग्रीनलैंड विथ आइसलैंड, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से सेपरेट किया, साथ ही साथ अटलांटिक को कनेक्ट किया इसने ग्रीनलैंड सी के साथ, ठीक है। कौन सा? आपका स्ट्रेट ऑफ
डेनमार्क। नेक्स्ट हॉर्मुज स्ट्रेट। तो हॉर्मुज स्ट्रेट क्या करता है, पर्शियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के साथ मस्त कनेक्ट करेगा। गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करेगा और ईरान और ओमान को अलग करेगा। इस तरफ तो हो जाएगा ईरान और इस तरफ हो जाएगा आपका ओमान, ठीक है, उसका ये वाला हिस्सा। तो इन दोनों को ये सेपरेट करेगा। कौन, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। क्यों, क्योंकि यहां पर तेल का आयात निर्यात होता है इस जगह से। एक मिनट, इस वाली स्ट्रेट का एकदम ध्यान रखना, हॉर्मुज। अगला आ जाएगा आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। इस तरफ तो अटलांटिक और इस तरफ है आपका मेडिटेरेनियन। ये है आपका मोरक्को और अफ्रीका और ये है यूरोप और स्पेन। इन चीजों को ये अपने आप में कनेक्ट और सेपरेट करता है। दो वाटर बॉडी कनेक्ट और दो लैंड मास गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय दिस स्ट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तातर स्ट्रेट। तो तातर स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट सी ऑफ ओखोटस्क विथ सी ऑफ जापान। इन दोनों को ये कनेक्ट करता पहली चीज तो। और सेपरेट किसको करता है, रशिया को रसिया के एक आइलैंड से साखालिन से अलग करता है। इट सेपरेट रशिया विथ रशियन आइलैंड सखालिन, ठीक है। चलिए तो इतना था बेटा स्ट्रेट्स के बारे में। ये जितना भी हमने जाना ना उसे कहा जाता जल संधि। जितनी भी देखी हमने, तातर देखी, हॉर्मुज देखी, डार्डेनल देखी, बॉस्फोरस देखी, बाबेल मंडप देखी, जिबूती, जिब्राल्टर, पाक, डोवर, नॉर्थ चैनल, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। जितनी भी हमने स्ट्रेट देखी, ये स्ट्रेट्स कुछ इसी तरह से एक जगह को अलग करती है और पानी को जोड़ती है। अब इसी स्ट्रेट का एंटोनिम एस्थेमस होता है। इस्थेमस जो स्ट्रेट्स होती है उस स्ट्रेट्स का विलोम इस्थेमस होता है। तो स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि और इस्थेमस का मतलब होता है जल डमरू। तो जल संधि का काम क्या, जलों को जोड़ना, और जल डमरू का काम क्या, जमीन को जोड़ना। अब देखो यहां पर ये जमीन और ये जमीन, इन दोनों को एक नेरो लैंड मास अगर कनेक्ट करे, पहले क्या था, वो पानी ये पानी, इसे कन्वर्ट कौन कर रहा था, नेरो वाटर। अब लैंड मास नंबर 1, लैंड मास नंबर 2, एंड दिस बोथ द लैंड मास आर कनेक्टेड बाय द नेरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एंड दिस इज टर्म्ड एज इस्थेमस, या फिर इसे जल डमरू भी कहा जाता है, ठीक है। तो एन इस्थेमस इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड। पहले स्ट्रेट क्या था, लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर। तो ये लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है दैट कनेक्ट टू लार्ज लैंड मास, और वो क्या करता है, टू लार्ज वाटर बॉडी। अब ये लैंड मास कनेक्ट करता, इट हैज वाटर बोथ साइड, और उस तरफ में लैंड था, ठीक है। तो ये इसके अंदर वाटर दोनों तरफ होता है। तो ये होता है इस्थेमस। फॉर एग्जांपल इस्थेमस ऑफ पनामा। पनामा का जो इस्थेमस है वो किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों बीच में से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इस्थेमस ऑफ पनामा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इस्थेमस ऑफ पनामा। पनामा के इस्थेमस के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है बच्चा, ओके। तो यहां पर इस्थेमस भी हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम ने पूछे हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब हम एक एक करके लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेज द कॉलम है, लीस्ट 1 को लीस्ट 2 के साथ जोड़ना है, ठीक है। लीस्ट 1 के अंदर जियोग्राफिकल रीजन है और लीस्ट 2 के अंदर स्टेट्स के नाम है, तो हमें इनको कनेक्ट करना। बघेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, ये मध्य प्रदेश के इलाके हैं, तो ये बघेलखंड का आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कुट्टानद, कुट्टानद वो इलाका है कहां का, केरल का। कुट्टानद केरल का वो इलाका है जहां पर वेट पेडी कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब चावल की खेती की जाती, लो लाइंग कयाल वाला इलाका है ये। तो ये हो गया आपका कुट्टानद केरल के अंदर। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर आने वाला वो रीजन है जिसके अंदर राजकोट, सोमनाथ,
सासनगीर, जूनागढ़ जैसे एरिया इसी के अंदर आते हैं। तो सौराष्ट्र और काठियावाड़ ये कंबाइनली गुजरात का सदर्न पेनिनसुला बनाते हैं। गुजरात का शेप कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये सौराष्ट्र के अंदर आता है, ठीक है। तो सौराष्ट्र गुजरात हो गया। और राहर रीजन जो है ये आपका लोअर गैंगेटिक प्लेन में आता है। किस में आता है? राहर आपका आएगा लोअर गेंजेस प्लेन, मतलब गंगा के लोअर प्लेन को राहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसा बनेगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, इट मींस ए विल बिकम द राइट आंसर। इस तरह से हमें देखो दोनों ही एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जियोग्राफिकल एरिया भी हमें याद रखना पड़ेगा और जियोग्राफिकल फीचर्स भी हमें समझना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ए एकदम सही जवाब बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यह है फार्मिंग एरिया। फार्मिंग एरिया मतलब क्या होता है? जैसे फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, फार्मिंग प्रैक्टिस में अगर आप किसी जगह को एक ही तरह से कल्टीवेशन करते हो, कल्टीवेशन के बाद जैसे वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, उस जमीन को हम खाली छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी अलग अलग नाम है। जैसे उसे हम झूम कहते हैं, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, ट्राइबल एरिया में। लदांग कहा जाता है मलेशिया के अंदर। पोडो कहा जाता है कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। इस तरह से इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब फार्मिंग के जो एरिया है, उन फार्मिंग के एरिया को भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दुआब, दुआब कहा जाता है पंजाब वाले रीजन में। अब पंजाब में पंज अब, पंज अब, पंज मतलब 5 और अब मतलब 2 नदियों के बीच का हिस्सा। पंज मतलब 5 और अब मतलब 2 नदियों के बीच का हिस्सा। तो 5 अब से मिलके बना है पंजाब। जैसे याद होगा आपको, छज दुआब, रेशना दुआब, बरी दुआब, बीस्त दुआब, सिंध सागर दुआब, याद है? नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया में बताए थे। तो दुआब अब मतलब पाकिस्तान वाले रीजन में, ठीक है, दुआब हो गया। छार वाला जो रीजन है ये आसाम के अंदर होता है। आसाम के अंदर जो कृषि के इलाके होते हैं उन्हें चार कहते हैं, ठीक है, उन्हें छार कहते हैं। मैदान कर्नाटक में कहा जाता है, जैसे बाबा बुदान के मैदान, जो बाबा बुदान की पहाड़ियां है ना, उसके पास के जो मैदानी इलाके हैं वो भी यहां पर आते। फिर तराई कहां पर आ जाएगा? जो हिमालय में शिवालिक के जस्ट नीचे भाबर, और भाबर के नीचे तराई, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रीजन बनेगा। तो क्या हुआ? 3 1 2 4, 3 1 2 4, इट मींस बी हमारा यहां पर सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 क्लियर है सभी को? तो ये इस तरह से हमारा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को जानते हैं। विथ विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ब्रह्मपुत्र एंड सतलज रिवर। अब ब्रह्मपुत्र और सतलज रिवर को लेकर के भारत ने कौन से देश के साथ, ब्रह्मपुत्र और सतलज को लेकर के भारत ने कौन से देश के साथ MOU साइन किया है? तो पहली चीज, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर तिब्बत से। मानसरोवर कैलाश रेंज तिब्बत से ओरिजिनेट हुई ब्रह्मपुत्र, एंड सतलज रिवर भी लेक मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, एंड तिब्बत इज ए पार्ट ऑफ चाइना। तो किसके साथ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया का, कोई दूसरा ये ले लेते हैं। इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ चाइना। चाइना के साथ उसने ये साइन किया है कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसा होता बेटा कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, अब ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर अपर रीजन में, अपर रीजन मतलब वो रीजन जो कि चाइना के अंदर आता है, अपर कोर्स बोलते हैं। लोअर कोर्स वो कोर्स जो इंडिया के अंदर आता है। जैसे गंगा का अपर कोर्स कहाँ जाएगा? आपका अपर कोर्स आ जाएगा उत्तराखंड का रीजन, ठीक है, और मिडिल कोर्स आ जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन। वही लोअर कोर्स उसका आ जाएगा वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तो ब्रह्मपुत्र का अपर कोर्स में अगर बारिश ज्यादा है, फ्लड की कंडीशन बन रही है, तो
चाइना की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंडिया को प्रायर इन्फॉर्म करेगा कि फ्लड की कंडीशन ब्रह्मपुत्र में बन सकती है, तो आप जो भी ब्रह्मपुत्र के इलाके में लोग रहते हैं उसके किनारे पर उनको रिहेबिलिटेट करवा लो। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो सतलज के साथ है। तो ये एमओयू साइन किया गया है चाइना के साथ, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन इन इंडिया इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। अब यहां पर मेरे पास जितने भी हेडक्वार्टर है, इन हेडक्वार्टर में कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है जो सबसे ऊंचे उस पर बना हुआ है, सबसे ऊंचे एलिवेशन पर बना हुआ है। तो ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर बिहार के अंदर, साउथ ईस्टर्न गार्डन रिच केरल, गार्डन रिच केरल नहीं कोलकाता, साउथ वेस्टर्न जाएगा आपका हुबली। ये कहां पर है? वेस्टर्न घाट के अंदर है, कर्नाटका में आता है, तो इसकी हाइट ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर तो हो जाएगा बेटा क्या? साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे जो इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा हुबली, ठीक है। तो इसकी हाइट जितने भी दे रखे, वैसे देखोगे तो और भी हिमालय के अंदर कई सारे रेलवे जोन बने जिनकी हाइट ज्यादा है, पर यहां पर जो गिवन है उनमें से इसकी हाइट सबसे ज्यादा आपकी रहेगी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की हाइट सबसे ज्यादा यहां पर हमें देखने को मिलेगी। ओके, मूविंग अहेड, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। सोचो कौन सा आइलैंड ऐसा है जो वोल्केनिक ओरिजिन का है? रीयूनियन, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप या मालदीव। अब हमारे दिमाग में क्या आता? हमारे दिमाग में आता अंडमान निकोबार। सर हमारे देश का ओनली एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो बैरन आइलैंड और नारकोंडम पे है। हमको ये पता है कि बैरन और नारकोंडम, इन दो जगह पे हमारे देश के क्या है? इन दो जगह पर हमारे देश के ओनली एक्टिव वोल्केनो है। तो हम क्या समझते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, परंतु अंडमान निकोबार वोल्केनिक ओरिजिन का नहीं है। जब इंडियन प्लेट कोलाइड हुई थी एक माइनर बर्मिस प्लेट से, बर्मिस इज ए माइनर प्लेट, I already explained you that in the world there are 7 major and 20 minor plate। तो उन 7 मेजर प्लेट्स में से एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि अब इंडियन प्लेट है। दूसरी कई सारी माइनर प्लेट में से एक माइनर प्लेट थी बर्मिस प्लेट। तो बर्मिस प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलिजन के कारण इस एरिया पर बना था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन, बट रीयूनियन आइलैंड जो इंडियन ओशन के अंदर है इट इज ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन। रीयूनियन एक हॉटस्पॉट है, रीयूनियन एक हॉटस्पॉट है, एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसा वोल्केनिक आइलैंड जिसके नीचे से जहां से जब इंडियन प्लेट पास होकर के जा रही थी तो इस आइलैंड ने क्या किया था? अपने अंदर से ज्वालामुखी निकाल दी थी, ठीक है। प्लेट आगे फिसल गई, ये आगे बढ़ता गया ज्वालामुखी का। तो इंडिया के ऊपर जो डेक्कन का प्लेट्यू है, भारत में जो डेक्कन का प्लेट्यू है, वो डेक्कन का प्लेट्यू इसी रीयूनियन आइलैंड के अंदर से निकले हुए लावा के डिपोजिशन से बना हुआ है। अब रीयूनियन कहां पर है? इंडियन ओशन के अंदर है। इस आइलैंड से निकला हुआ जो लावा था वो ओरिजिन में था बेसाल्टिक। हमारे पास लावा जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक एक बेसाल्टिक। तो ये जो लावा था वो था बेसाल्टिक। बेसाल्टिक लावा की क्वालिटी क्या होती है? इट इज हाईली फ्लूइड, लेस विस्कस, डार्क इन कलर, ठीक है, एंड रिच इन आयरन। तो ये जो था हमारा कौन सा? रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन एक वोल्केनिक आइलैंड है जिसके इरप्शन से हमारे इंडिया का डेक्कन का पठार बना हुआ है। सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया। अब हमें इंडिया का मैप देखना है। अब इस मैप के अंदर जो डार्क शेप है, अब ये डार्क शेप
द एरिया मार्क्ड इन द मैप गिवन अबो अकाउंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है नगदी फसल, एक ऐसी फसल जिसको खाया ना जा सके, एक ऐसी फसल जो आपको अर्न करके दे। तो कौन सी ऐसी कैश क्रॉप होगी? तो आप खुद देखिए, ये वाला इलाका आ जाता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला इलाका, और गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है आपका कॉटन का। क्यों? क्योंकि कॉटन किसके ऊपर लगता है? ब्लैक सॉइल के ऊपर। और ब्लैक सॉइल कहां मिलती है? आपकी मेजरली पाई जाती है, मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड है वो डेक्कन वाले इलाके में। अब डेक्कन का एक्सपांड जहां तक गया, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंटायर महाराष्ट्र, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, इस रीजन के अंदर जहां जहां वो फैला है वहां वहां तक आपको क्या मिलेगा? डेक्कन। अब डेक्कन का अलावा मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी हो गई, तो काली मिट्टी के ऊपर किसकी खेती हो गई? कॉटन की। तो कॉटन का कल्टीवेशन यहां पर एम्पल अमाउंट में मिलेगा। इट मींस ए विल बिकम द राइट आंसर। सही जवाब हमारा यहां पर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल, लेटेराइट इज अ लैटिन वर्ड जो कि एक लेटर वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट। ईंट का काम क्या होता है? ईंट को बनाने का तरीका क्या होता है ईंट का? कि पहले ईंट को खूब पानी दो, पहले मिट्टी को खूब पानी दो और फिर उसे संचा में ढाल के उसको खूब देर तक जलाओ। तो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। तो पहले तो किसी भी अगर सोइल को बहुत ज्यादा तापमान मिलेगा और बहुत ज्यादा उसको बारिश मिलेगी, तो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस पर्टिकुलर एरिया को हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल मिलेगी, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सोइल डेवलप होगी दैट विल बी द लेटेराइट सोइल। तो लेटेराइट सोइल इज डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। एंड व्हाट डज मीन बाय लीचिंग? लीचिंग का मतलब होता है वाटर की वजह से सोइल के अंदर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है वॉश आउट हो जाए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोइल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर उसके अंदर जितने भी मिनरल्स अगर वो वॉश आउट हो जाए तो दैट प्रोसेस इज लीचिंग। तो लीचिंग के कारण जो सोइल डेवलप होती है उसे हम कहते हैं आपकी लेटेराइट सोइल। अब लेटेराइट सोइल के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट है, इट इज जनरली रेड इन कलर। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड होती है। तो उस फेरिक ऑक्साइड के चलते फेरिक ऑक्साइड के चलते और लाइम के चलते लाल कलर की होती है। ठीक है। लेटेराइट सोइल इज रिच इन नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं होती, पुअर होती है नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन के अंदर लेटेराइट रिच नहीं होती, दूसरी सोइल होती है। लेटेराइट सोइल आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत। यहां पर जो सोइल डेवलप होगी एम्पल अमाउंट में दैट विल बी दी एलुवियल सोइल। और एलुवियल कौन सी सोइल है? डिपोजिशनल सोइल। एलुवियल सोइल इज अ काइंड ऑफ डिपोजिशनल सोइल। ये एक तरह की डिपोजिशनल सोइल है जो किसी दूसरी जगह से आई है और यहां करके डिपोजिट हुई है। कौन सी? एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल तो यहां पर नहीं ये राजस्थान उत्तर प्रदेश में एलुवियल मिलती है, ना कि आपकी ये मिट्टी मिलती है, किसका जो हम बोल रहे लेटेराइट सोइल मिलती है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट है, टोपियाको एंड कैश्यूनट आर ग्रोन वेल इन द सोइल। ये बिल्कुल सही है। अगर लेटेराइट सोइल को प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर दिया जाए, साथ ही साथ उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी ऐड किए जाए, तो उसके ऊपर टोपियाको और कैश्यूनट मतलब काजू का कल्टीवेशन हो सकता है। टापियाको आई थिंक कॉफी का एक ब्रांड है, कॉफी की एक वैरायटी है, ब्रांड नहीं है, एक वैरायटी है। तो ये और कैश्यूनट, ये दोनों का कल्टीवेशन इसके ऊपर होता है। सो 1 and 4 विल बिकम द राइट आंसर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना पहले। तो 1 and 4 ये तो हमारा सही है। कैश्यूनट तो हर जगह मेंशन है। ठीक है, काजू का कल्टीवेशन लेटेराइट सोइल के ऊपर ही होता है सबसे ढंग के तरीके से। ठीक है, और साथ ही टापिया को सर्च कर लेना, आई थिंक कॉफी का ही वेराइटी है। ओके, सो 1 and 4 विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला,
पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ, हिमालय के अंदर पाई जाने वाली हिमालय में पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? तो पीर पंजाल रेंज इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। हिमालय क्या हमारा 3 पार्ट में, पहला सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है हिमालय का, इसे हम बोलते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। दूसरा जो डिसकंटिन्यूअस है इसे हम बोलते हैं लेसर हिमालय। और तीसरा जो आपका आता है दैट विल बी दी शिवालिक। ये हम जानते, ठीक है, ये हम पहले पढ़ भी चुके। तो इस तरह से अब पीर पंजाल रेंज किसका पास है? तो कश्मीर हिमालय के अंदर आता, लॉन्गिट्यूडनली बता रहा हूं, कश्मीर हिमालय के अंदर आता है। एंड ये आपका पीर पंजाल इधर, और इधर आपका क्या हो जाएगा ये वाला ग्रेटर हिमालय। और इन दोनों के बीच में जो ये आपको दिखाई दे रही है दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। तो जो कश्मीर की वैली है वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय इन दोनों के बीच में आती है, वो भी कश्मीर हिमालय वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। सो डी विल बिकम द राइट आंसर। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, तो हमने क्या किया, ये कैलाश रेंज, मानसरोवर, यहां से निकली ब्रह्मपुत्र, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा से दिबांग नाम से नीचे गई, दिहांग नाम से, फिर असम में जाकर ब्रह्मपुत्र बनी, और ये इस तरह से जाकर के गंगा में मिल गई, और ये बन जाता है यहां पर डेल्टा, बे ऑफ बंगाल में जाकर के बन जाता है आपका डेल्टा सुंदरबन का, ठीक है। अब इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, लोहित, तिस्ता, सुबनसरी और संकोस, हमें क्या करना है, इन ट्रिब्यूटरीज को कनेक्ट, जोड़ना है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में आती तिस्ता, कहां से निकलती? सिक्किम से। सिक्किम सबसे इधर है ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है जहां से घुसी अंदर, तो सबसे इधर चाहिए, तो पहले क्या हो गई? तिस्ता, ठीक है। फिर भूटान से निकलती संकोश, जो आसाम में आकर के इसको ज्वाइन करती है आपकी ब्रह्मपुत्र को। तीसरी सुबनसरी, तो तिस्ता कहां से हुई? सिक्किम, संकोस भूटान, सुबनसरी लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोहित ईस्टर्न तिब्बत, ठीक है। तो अब हम जो सबसे वेस्ट में कौन सा जा रहा? तिस्ता, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, इट मीन्स ए विल बिकम द राइट आंसर। सबसे ईस्ट में है आपकी लोहित, ठीक है, जो ईस्ट तिब्बत वाले इलाके से आती है। सबसे वेस्ट में आपकी तिस्ता, ठीक है। तो हमें वेस्ट टू ईस्ट जोड़ना था, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, जब वेस्ट टू ईस्ट आए ना, तो नदी इस तरफ से ज्वाइन करे या इस तरफ से, फिर लोड मत लेना। फिर हमें यह देखना है वेस्ट में कौन सी, ईस्ट में कौन सी। अब वो नदी उसको राइट हैंड से ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट हैंड से, अब फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या रखना, हमारे दिमाग में बस ये चलता रहे। अब नॉर्थ साउथ में हटा दो, क्योंकि पूछा वेस्ट ईस्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज आर करेक्ट। भारत के अंदर केमिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग का जितना भी स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के अंदर केमिकल इंडस्ट्री सबसे पुरानी तो नहीं है,
पर कई पुरानी में से एक है, बिल्कुल सही है। 1890 के दशक में, स्पेशली 1892 में फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर खोल ली गई थी। तो कई पुरानी इंडस्ट्री में से एक ये भी है हमारी। दूसरा, डाई स्टफ सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। डाई स्टफ का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक परमानेंट कलर छोड़ना इज द डाई। तो डाई स्टफ को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी केमिकल इंडस्ट्री का, तो ये पॉइंट भी एकदम सही है। और तीसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट फॉर लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ डाई स्टफ। क्यों? टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कि कपड़ों की इंडस्ट्री, मिल। तो मिल के ऊपर डाई स्टफ की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रिंट देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक पर्टिकुलर प्रिंट देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन केमिकल इंडस्ट्री को लेकर के यहां पर एकदम सही है। पहला कि केमिकल इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर काफी पुरानी है। दूसरा, केमिकल इंडस्ट्री डाई स्टफ प्रोड्यूस करती है, कलरिंग ऑब्जेक्ट। और तीसरा, कलर करने वाला डाई का जो ऑब्जेक्ट है वो मेजर अमाउंट में यूज किया जाता है टेक्सटाइल में। तो ये तीनों के तीनों ही एकदम सही है यहां पर, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया साइंटिफिक रिसर्च मिशन इन अंटार्कटिका इज आर करेक्ट। अब अंटार्कटिका कहां है? सदर्न कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हमारे अर्थ के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे साउथ में जो कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर सारे कॉन्टिनेंट है, दैट इज दी हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को हम ग्रैंडफादर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ग्रैंडफादर जो होते हैं ना, सब इधर से उधर उनके ऊपर लदे होते हैं सारे कॉन्टिनेंट, ठीक उसी प्रकार इसी के ऊपर है। तीसरा, इसको बोला जाता है द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर रिसर्च के सबसे ज्यादा स्कोप्स है। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आइस शीट्स लंबी लंबी कहां अंटार्कटिका के ऊपर है, तो आप वहां पर चेंज को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हो। मैग्निफिसेंट तरीका है। मैंने आपको इसके ऊपर आई थिंक डॉक्यूमेंट्री भी यहां पर विक्रांत में नहीं दिखाई, पर अलग बैच में कुछ डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्री देखना हो तो आर प्लैनेट की, डेविड ओटनबरो की एक डॉक्यूमेंट्री है आर प्लैनेट, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, आप उसको जाकर के देख लेना। फ्रोजन वर्ल्ड है एपिसोड का नाम। उसमें किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज वहां पर प्रोड्यूस, जितने भी वॉलरसेस रहते हैं उनके जीवन को नुकसान देता है। तो क्या है कि हमारी वहां पे कुछ रिसर्च स्टेशन है, मैंने बोल दिया इट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। वहां पर रिसर्च की जाती है, कई सारी चीजों को समझा साझा किया जाता है। तो हमारे कौन कौन से रिसर्च स्टेशन वहां पर लगे हुए हैं? पहला, द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका वाज दक्षिण गंगोत्री। 1980 के दशक में हमारा सबसे पहला यहां पर रिसर्च स्टेशन लगा था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। याद रखना, दक्षिण गंगोत्री से कोई रिवर को लर्न मत कर लेना, ये एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, ये नाम दिया गया था। दूसरा, दक्षिण गंगोत्री इज नाउ बीइंग यूज्ड एज सप्लाई बेस ट्रांजिट कैंप। अब दक्षिण गंगोत्री डिसकमीशन हो गया है, इसको सिर्फ सप्लाई बेस कैंप के फॉर्म में यूज किया जाता है, ट्रांजिट सप्लाई के लिए, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए, आने जाने के लिए। कौन सा? आपका दक्षिण गंगोत्री। अब द मैत्री स्टेशन इज मेन थ्रू आउट द ईयर फॉर साइंटिफिक एक्टिविटीज, ये एकदम सही। 1989 के बाद वहां हमने लॉन्च किया मैत्री, और ये जो मैत्री है, मैत्री एक मेंढ है, ठीक है, यहां पर इंसान रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो 1, 2 एंड 3 विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। वही कमेंट करके आप लोग बताना कि आर्कटिक के ऊपर, ये तो अंटार्कटिक था, आर्कटिक के ऊपर हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन लगा हुआ है। सिंपल सा है, आंसर आप लोग दे देना। चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अब यहां पर सोन, महानंदा, तिस्ता और शारदा, ये 4 नदियां हैं, और 4 में से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सोन ऑब्वियसली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास जाकर के गंगा से मिलती है, अमरकंटक से नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। कई सारी ट्रिब्यूटरी इसकी, रिहंद इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ऊपर जाकर के जोहिला इसकी ट्रिब्यूटरी है और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, ये किसके अंदर? गंगा के अंदर। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी दार्जिलिंग हिमालय। शारदा नदी उत्तर प्रदेश से पास होकर के गंगा में मिलती है। तिस्ता नदी है, तिस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तिस्ता जो है,
तिस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तिस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। सो सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? पहला, गिंडी नेशनल पार्क इज नोन फॉर टाइगर रिजर्व, एकदम गलत है। गिंडी नेशनल पार्क कहां पर है? तमिलनाडु की कोस्टल इलाके के पास। ठीक है, एकदम कोस्ट पे बना हुआ है, जिसके अंदर आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएंगे। एक टाइप का जू है ये, इतना समझ लो, एक टाइप का जू जैसा बना हुआ है शहर के अंदर। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी अलग अलग जानवरों के स्टैच्यू, पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, बट इट इज नॉट अ टाइगर रिजर्व। दूसरा, नामदफा नेशनल पार्क इज मीन फॉर अ लायन कंजर्वेशन, ये भी गलत है। लायन कंजर्वेशन के लिए गिर है, कहां पर? गुजरात के अंदर, सासन गिर। ठीक है, इसके लिए क्या है आपका? सासन गिर। ठीक है, ना कि नामदफा। जल्दापारा इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल नहीं, जल्दापारा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। हमारे देश के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पर उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक भी जल्दापारा नहीं है। ठीक है, अगला, रण ऑफ कच्छ इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रण ऑफ कच्छ है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? तो ये एकदम सही है। कहां पर है रण ऑफ कच्छ? गुजरात के अंदर है। तो रण ऑफ कच्छ के अंदर मिलने वाला एक जंगली ऐश जो है ना, तो वो इसी के नाम पे एक वाइल्ड सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, ओके, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीसी के थ्रू बनती है। अगला, लीस्ट वन को लीस्ट टू के साथ हमें मैच करना है। तो लीस्ट वन के अंदर क्या है? लीस्ट वन के अंदर तो है आपके पावर स्टेशंस, और लीस्ट टू के अंदर है स्टेट्स के नाम। तो ऐड करते, सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सतपुड़ा के अंदर नेशनल पार्क है। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के अंदर एक पावर प्लांट बना हुआ है। तो सतपुड़ा का जो पावर प्लांट है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, होशंगाबाद में। अगला, धुआरन। धुआरन इज इन आई थिंक गुजरात। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा, टनकपुर तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड के अंदर, टनकपुर का तो हो गया। अब इससे मिल सकता है क्या? ए का फोर, ये यहां भी है ना। सी का 2 किस में है? सी का 2 ये है, तो मतलब बी का 3 है। तो धुआरन जो है वो गुजरात के अंदर है। धुआरन जो है ये गुजरात के अंदर है, और दाभोल जो है वो महाराष्ट्र के रत्नगिरी में है। सॉरी, रत्नगिरी के अंदर आपका दाभोल नाम का पावर प्लांट, और इन्हें मैनेज कौन करता है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एनटीपीसी इन पावर प्लांट्स को मैनेज करता। सतपुड़ा जो है इसको कहा जाता सारणी, बड़ा प्यारा है, घने जंगलों के अंदर है सारणी। ठीक है, चलिए, तो अब इसके हिसाब से क्या बना ये? अभी तो 4 3 हाँ 4 3 2 1 1 विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला, विथ रिगार्ड टू दी प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्डिंग हमें देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्रोजेक्ट टाइगर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973, एकदम सही है ये तो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट एंड टाइगर देयर एज अ नेचुरल हेरिटेज, बिल्कुल सही। पहले तो टाइगर का हार्ट, उसका हैबिटेट प्रिजर्व करना, और फिर उनको खुद को एक धरोहर के फॉर्म में प्रिजर्व करना, बिल्कुल सही। सो द प्रोजेक्ट एम्फेसाइज टू इंश्योर विएबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इसके थ्रू इंश्योर किया गया कि पॉपुलेशन टाइगर की बढ़ेगी और पॉपुलेशन टाइगर की इंक्रीज भी हुई है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। याद रखना, बहुत सक्सेसफुल वो है क्या प्रोजेक्ट इंडिया का। 1973 में चालू किया गया था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, और इसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट इंडियन क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट रेड पांडा, प्रोजेक्ट पांडा। ठीक है,
तो देयर आर नो टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये वाला गलत है। देयर आर नो टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये एकदम गलत है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व के बाद है तो आपका आसाम के अंदर टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मानस के बाद है तो आसाम के अंदर आपका और कौन सा टाइगर, औरांग टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। सो डी हमारा सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखे, तो इनमें से कौन सा इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पहला आपका आ जाएगा अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, बट ग्रेट हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व हमारा नहीं है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, नोकरेक और अगस्त्यामलाई है। तो बेटा इसी के साथ साथ आज का ये हमारा सेशन ये एंड होता है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखो समझना ध्यान से, हमारा सेशन एंड हो गया, हमारी ज्योग्राफी का जो सफर था वो सफर खत्म हो गया। हमने इतने दिन से ज्योग्राफी की डीप डिटेल स्टडी की थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस भी लगाए, कई सारी चीजें भी पढ़ी। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिनके ऊपर आपको ज्यादा तरीके से एम्फेसाइज करना। पहला, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर रिवर और रिवर की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पर एनडीए जैसा सीन नहीं है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसा, कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि बेटा एक काम करो, ये बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंडेंसेशन, और आप बोल दोगे सर कि स्नोफॉल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंडेंसेशन। ऐसा नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, अब आपको बताना पड़ेगा मिस्ट फॉग हेज में स्नोफॉल ओड है। तो आपको क्वेश्चन की कमांड समझना पड़ेगा, ठीक है। आपसे इतना सिंपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है पॉपुलेशन के ऊपर। बता देता हूं अभी भी, पॉपुलेशन के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर, फॉरेस्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर अधिक मात्रा में हमको ध्यान देना है। रिवर्स के ऊपर ध्यान देना है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर विंड्स के ऊपर ध्यान देना है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर रॉक्स के ऊपर ध्यान देना। यहां से कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आपकी जो प्रिपरेशन चल रही, इसमें अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई डाउट आता है तो मैं हूं, आप इस लेक्चर के कमेंट में आपका स्वागत है, आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ और है तो पर्सनली भी आप मुझे मैसेज करके इन चीज़ों के बारे में कुछ भी जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं बेटा, ठीक है। मिलेंगे अगले किसी बैच में, अगले किसी क्लास में, या फिर आपके सिलेक्शन के बाद, ठीक है। अपना ध्यान रखना, बिल्कुल तैयारी जोर और जोश के साथ करना। बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, दिन कम है, पर अगर हमने सही तरीके से ध्यान दिया, अच्छी तरीके से मेहनत की, तो सब कुछ बेस्ट होगा, ठीक है। ओके, सो जय हिंद एंड जय भारत।